मानिए एक वाइफ बिना किसी रीज़न के अपने हस्बैंड का घर छोड़ के चली जाती है और वापस नहीं आती है। तो इस केस में हस्बैंड कोर्ट का सहारा ले सकता है और कोर्ट पास करता है डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन। Hey everybody, welcome back to our YouTube channel, and in this lecture we are going to deal with the restitution of conjugal rights. Okay, तो restitution का मतलब क्या होता है? Restitution means restoration. Okay, और conjugal rights मतलब matrimonial rights, जैसे rights of parties to society and to comfort each other. Okay, देखिए इसका ओरिजिन हुआ था जेविस लॉ के अंडर में। और रेस्टिट्यूशन और कॉन्जुगल राइट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक पार्टी, मतलब दो पार्टीज़ हैं, शादी हुई है जिनकी, तो उसमें से अगर एक पार्टी विड्रॉ करती है फ्रॉम द अदर सोसाइटी। ओके, हम इसकी मीनिंग्स बाद में देखेंगे। तो अगर एक पार्टी विड्रॉ करती है फ्रॉम द अदर सोसाइटी, तो जो बाद वाली पार्टी है, दूसरी पार्टी, वो इंटाइटल्ड है पहले वाले को कंपेल करने के लिए, ताकि वो उसके साथ रहे। ओके, तो इसको ये कहते हैं हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और ये कंपेल किस तरीके से करती है? ये कंपेल कोर्ट के थ्रू करती है दूसरी पार्टी। और देखिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से ये एक पॉजिटिव रिलीफ है, जिसका मेन एम क्या होता है कि मैरिज को प्रिजर्व करना। हम हिंदू लॉ में ऐसा माना जाता है कि जो मैरिज होता है वो एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए बॉन्ड बन जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैरिज, एक बार मैरिज की है फिर तुरंत मैरिज डिवोर्स ले लिए, मतलब इतना इजी नहीं है अभी हिंदू लॉ में ना, अभी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है इस चीज़ों को। तो इसी मैरिज को प्रिजर्व करने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया था, जिसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ओके, तो देखिए हमने कॉन्जुगल राइट्स का मतलब देखा, जैसे मैट्रिमोनियल राइट्स होते हैं, जो कि पार्टीज़ पार्टी राइट ऑफ पार्टीज़ टू सोसाइटी एंड टू कंफर्ट ईच अदर। अब यहाँ सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है कंपेनियनशिप और कोहैबिटेशन। ओके, और हमने अभी डेफिनेशन में देखा था कि विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी की सोसाइटी से विड्रॉ कर जाए। तो विड्रॉल का मतलब यहाँ ये है कि विड्रॉ फ्रॉम टोटलिटी ऑफ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, मतलब वो सारे मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप से बाहर आ जाना। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि रेफ्यूज़ल टू स्टे टुगेदर, गिव कंपनी और हैव मैरिटल इंटरकोर्स, मतलब रिफ्यूज़ करना साथ रहने के लिए या कंपनी देने के लिए या मैरिटल इंटरकोर्स के लिए बिना किसी वजह के, बिना किसी रीज़न के रिफ्यूज़ करना। तो इसको कहते हैं हम विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अनदर पार्टी। ओके, तो देखिए ये तो हमने देख लिया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है। तो अब हिंदू लॉ में इसका कहीं डिफ़ाइन तो हुआ ही होगा। तो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से। तो सेक्शन 9 में ये बताया है कि जब हस्बैंड या फिर वाइफ, देखिए ये दोनों पे एप्लीकेबल है, हस्बैंड पे भी वाइफ पे भी, ठीक है। मतलब हस्बैंड भी अगर बिना किसी रीजन के चला जाता है या फिर वाइफ, तो दोनों पे अप्लाई होगा। तो सेक्शन 9 ये बताता है कि जब कोई हस्बैंड या वाइफ बिना किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के, ध्यान दीजिएगा, विदाउट रीज़नेबल एक्सक्यूज़। ओके, रीज़नेबल एक्सक्यूज़ हो सकते हैं लेकिन विदाउट रीज़नेबल एक्सक्यूज़, तो वो अगर विड्रॉ कर जाए फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर, तो इसमें जो एग्रीव पार्टी है, मतलब जो पेटिशनर होगा, वो पेटिशन फाइल करता है, अप्लाई करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। किस लिए? फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब मैट्रिमोनियल राइट्स को वापस रिस्टोर करने के लिए। तो अगर कोर्ट जो है वो सारे फैक्ट से, स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हो जाती है कि ये सब सच है, तो वो उस पेटिशन पे कंसीडर करके, पेटिशन को कंसीडर करके एक डिक्री पास करती है। ठीक है, डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन 9 में ही कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है रीजनेबल एक्सक्यूज़ का, वो उस किस पे होता है? ऑन हूम विदड्रॉज, मतलब जो घर छोड़ के गया है। ओके, अब देखिए फॉलोइंग विल अमाउंट टू रीजनेबल एक्सक्यूज़, मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ कुछ रीजनेबल एक्सक्यूज़ से घर छोड़ के गए हैं, तो उन केस में जो पेटिशनर है, जो एग्रीव पार्टी है, वो पेटिशन नहीं दे सकती
इस कॉन्जुगल ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। तो क्या क्या ऐसे केसेस हैं या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कि रिजनेबल एक्सक्यूज़ है, जैसे कि अगर जो इफ़ पेटिशनर इज़ गिल्ट ऑफ क्रुएल्टी और इज़ एन इम्पोर्टेंट द पेटिशन फेल। अगर मान लीजिए हस्बैंड जो है या फिर वाइफ है वो गिल्ट है, मतलब गिल्ट ऑफ क्रुएल्टी, ओके, या फिर वो इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइम जो पेटिशनर रहेगा, एग्रीव पार्टी रहेगी, उसका जो पेटिशन होगा फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब मैट्रिमोनियल राइट्स को अपना रिस्टोर करने के लिए, वो फेल हो जाएगा। वहाँ पे कोर्ट इसको डिक्री, कोई भी डिक्री ऐसे पास नहीं करेगी, ठीक है। या फिर सेकेंड हमारा एक्सक्यूज़ है an act, omission or conduct which makes it impossible for the respondent to live with the petitioner। अगर जो एग्रीड पार्टी है वो कुछ ऐसा कोई एक्ट करती है या कोई ओमिशन होता है या फिर कोई कंडक्ट होता है। ओमिशन मतलब यहाँ पे किसी चीज़ का छूटना, ओके, मतलब जो उसको जो ऑब्लिगेशन था वो फुलफ़िल नहीं किया। तो ये इस केस में जो रेस्पोंडेंट है वो उसके लिए डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कोर्ट इशू नहीं करेगी। अब हमारा, तो हमने ये देखा कि ये जो दो केसेस हैं इसमें रिजनेबल ये एक्सक्यूजेज़ हैं, ओके। तो हमारा फिर है नोट पॉइंट है टेम्परामेंटल इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड यूजिंग रफ लैंग्वेज इन पब्लिक और बिफोर गेस्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल एक्सक्यूज़। देखिए बहुत सारी शादियों में क्या होता है, मैरिजेस में होता है कि जो एक पार्टी है अगर कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, और वो पब्लिक में अगर उसके ऊपर चिल्ला दिया अपने वाइफ के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर या फिर गेस्ट के सामने, तो ये सब चीज़ें रिजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें तो होती रहती है सबके बीच में। अगर इन चीज़ों को लेके बैठे तो आए दिन हमारे यहाँ डाइवोर्स ही तो होते रहेंगे। अब हम रिजनेबल एक्सक्यूज़ेस तो देख लिए, लेकिन अब इसको कुछ केस लॉस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला केस है हमारा शांति वर्सेस बालवीर, ये 1971 का केस है। तो इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि हस्बैंड इंसिस्टेंस दैट वाइफ मस्ट लिव विथ हिज पेरेंट्स और परसिस्टेंट नैगिंग ऑफ वाइफ बाय हस्बैंड पेरेंट। देखिए अगर हस्बैंड ये फोर्स करता है अपनी वाइफ को कि उसको हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ रहना है, या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं हस्बैंड के वो वाइफ की आए दिन बेइज्जती करते रहते हैं, उन पे ताने कसते रहते हैं, तो ये भी एक रीज़नेबल एक्सक्यूज़ माना जाता है वाइफ का घर छोड़ के जाने के लिए, ठीक है। अब इसी में सेकेंड केस है थेमुस वर्सेस थेमुस, वो और ये 1953 का केस है। इसमें ये कहा गया कि हस्बैंड्स कीपिंग अ कॉन्कुबाइन और एडिक्टेड टू ड्रिंक या ड्रग्स। तो अगर हस्बैंड कॉन्कुबाइन रखे हैं, मतलब इलीगल रिलेशन है किसी के साथ, या फिर वो ड्रिंक करता हो या फिर ड्रग्स का एडिक्टेड हो, तो इस केस में भी वाइफ जो है वो घर छोड़ के जा सकती है, यानी उसके एक्सक्यूज़ेस रिजनेबल होंगे। और थर्ड केस है हमारा चंद्रा वर्सेस सरोज की 1975 का केस है। इसमें ये कि हस्बैंड फोर्सेस वाइफ टू टेक ड्रिंक बिफोर गेस्ट और टू ईट मीट। अगर कोई वेजिटेरियन फीमेल है, वाइफ है, तो हस्बैंड उसको फोर्स नहीं कर सकता गेस्ट के सामने या कहीं पे भी कि उसको ड्रिंक करने के लिए या मीट खाने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक रिजनेबल एक्सक्यूज़ में माना जाता है। और एक पॉइंट और है कि अगर हस्बैंड फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एडल्ट्री और इमोरलिटी, तो ये भी एक रिजनेबल रीज़न है, एक्सक्यूज़ है, ओके। अब हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ नॉन कंपाइलेंस ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर कोर्ट ने जो डिग्री पास की है, जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन जारी की है, अगर वो अनदर पार्टी नहीं मानती है, उस पर कंपाइल नहीं करती है, तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो एनेबल करता है एग्रीव्ड स्पाउस को फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 24 एंड 25। 24 हिंदू लॉ में हम देखेंगे सेक्शन 24 में कि मेल्स को भी एलुमनी मिलती है, मेंटेनेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है। और ये इफ़ेक्ट इसमें ये भी कि मेंटेनेंस मिलता है एग्रीड पार्टी को,
डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन से, ठीक है। और ये जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये एग्जीक्यूट होती है बाय अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पोंडेंट। मान लीजिए कि वाइफ घर छोड़ के गई थी, तो जब वाइफ को घर पे वापस बुलाना है तो हस्बैंड ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन फाइल की, अपील की, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट अगर सेटिस्फाई हुआ तो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन पास किया। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी होती है जिस रिस्पोंडेंट की यानी वाइफ की प्रॉपर्टी होगी जिसको वो उसमें डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन में अटैच करेगा, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई मानने ही वाला नहीं ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो कोर्ट ये करती है। देन नॉन कंपाइलेंस ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन बाय वन स्पाउस enables the other to obtain a divorce after 1 year। अगर 1 साल तक नहीं मानता है, उस पर कंपाइल नहीं करता है स्पाउस, जो सेकेंड स्पाउस, तो फिर ये 1 साल बाद ये यहाँ डाइवोर्स की कंडीशन आ जाती है। मतलब जो दूसरी पार्टी होती है वो डाइवोर्स भी ले सकती है। एंड मस्ट बी बोनाफाइड डिज़ायर टू रिज्यूम कोहैबिटेशन। देखिए, एक कंडीशन ये है कि जो पेटिशन फाइल की है एग्रीड पार्टी, तो उसका जो डिज़ायर मतलब इंटेंशन है वो बोनाफाइड होना चाहिए। वो अच्छे गुड इंटेंशन से ऐसा होना चाहिए कि उसका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए अपनी वाइफ को वापस लाने का एंड टू रिज्यूम कोहैबिटेशन। ओके, तो हम लोगों ने तो ये देख लिया। फिर इसके बहुत सारे इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। क्यों? क्योंकि एक केस आया था टी सरीथा वर्सेस टीवी सुब्बा, ये 1983 का केस है। इसमें ये बोला गया कि इसमें इस तरीके से तो जब कोर्ट वाइफ को या हस्बैंड को वापस हाँ इन लोग के अपने स्पाउस के घर बुलाती है, तो यहाँ पे तो राइट टू प्राइवेसी का और ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन हुआ, एंड जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसी को बाद में 2 केसेस आते हैं जस्ट 1 साल बाद। एक हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह जो 1984 का केस है, और 1984 का एक और केस है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन के चड्ढा। ओके, तो इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ये सिर्फ सर्व करती है सोशल पर्पस एज अ एड टू प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेकअप ऑफ मैरिज। मतलब ये मैरिज को बचाने के लिए एक सोशल पर्पस है, ओके, सर्व करती है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन होम इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो क्या कहते हैं उसको, जो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये कैसे किस तरीके का है, बुल इन द चाइना शॉप। ओके, मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएं, उथल पुथल हो जाएं, तो इस टाइप का। तो इसमें फिर कंट्रोल यहाँ तक तो हमारा था, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ठीक है, फिर कैसे कैसे रेस्टिट्यूशन और कॉन्जुगल राइट्स सही है। फिर उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो कौन कौन से केस लॉज आए। तो बाद में कोर्ट्स ने इसे किसमें इसको राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट माना गया। दैन बाद में इसको कोर्ट अप्रूव करती है कि नहीं ये क्या है, ये सोशल पर्पस सर्व करते हैं मैरिज के ब्रेकअप को बचाने के लिए। फिर इसके बाद कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ थे, जैसे कि जब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर वाइफ जॉब कर रही है, तो क्या हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स कर सकता है अपने जॉब को रिज़ाइन करने के लिए, या फिर हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए जहाँ पे हस्बैंड रह रहा है, या फिर वाइफ कैन चूज़ टू लिव सेपरेटली वेयर सी इज़ गेनफुली एम्प्लॉयड। जहाँ पे वाइफ भी अगर एम्प्लॉय है, वो भी वर्क कर रही है, तो उसका वर्क प्लेस अगर अलग है, तो क्या हस्बैंड अपने वाइफ को फोर्स कर सकता है कि वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दे और हस्बैंड के साथ रहे, या फिर हस्बैंड अपने मन से सेपरेट रह के और अपनी जॉब करे। तो ये इस केस को कंसिडर किया गया था शांति निगम वर्सेस रमेश निगम, ये 1971 का केस है। और स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग, ये 1978 का, ये 1978 का केस है। ओके, तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि सी में चूज प्लेस ऑफ मैट्रिमोनियल हाउस। तो यहाँ से इस टॉपिक के बाद से, इस केस के बाद से एक कॉन्सेप्ट आता है मैट्रिमोनियल हाउस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विमेन है, ब्राइड है यानी कि वाइफ है, वो भी मैट्रिमोनियल होम को चूज़ कर सकती है। और रिफ्यूज़ टू रिज़ाइन वर्क, नॉट टू कोहैबिट, विजिट
against her husband will does not amount to withdrawal from the society। तो इसमें कोर्ट्स ने कुछ चीज़ें क्लियर की थी कि अगर हस्बैंड कहता है वर्क को रिज़ाइन करने के लिए, जॉब को रिज़ाइन करने के लिए, तो अगर वाइफ उसको रिज़ाइन नहीं करती या कोहैबिट करने से मना कर रही होती है, या फिर विज़िट कोहैबिट करने से मना नहीं कर रही है, ओके, मतलब रिज़ाइन करने से तो मना कर रही है, लेकिन भाई कोहैबिट करने से तो मना नहीं कर रही है, विज़िट कर ही रही है आपके पास, और अगर ये आपके अगेंस्ट काम भी कर रही है, तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आपकी सोसाइटी से विदड्रॉ कर ली, आपके सारे मैट्रिमोनियल रिलेशन जितने थे उससे नाता तोड़ ली, ऐसा मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस से सामने आया था कि जो वाइफ है वो खुद भी एक मैट्रिमोनियल होम को डिसाइड कर सकती है। तो ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।